हेलो गाइज, मैं एस.के. श्रीवास्तव, आप सभी को पुनः सीक्यू में स्वागत है। आप लोग ने इससे पूर्व जो है आप लोग ने जो प्रकाशिकी के विषय में आप लोग जानकारी ले, प्रकाश किस भाग में अध्ययन करते हैं, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, वो सब विषय में आप लोग अध्ययन किए थे। आज का टॉपिक है प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत है। प्रकाश के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना क्या विचारधारा दिए और वह विचार को जो आप लोगों को हम परिघटना के आधार पर जो क्या क्या परिघटना घटा और परिघटनाओं को जो वातावरण परिघटना घटे उस आधार पर जो वैज्ञानिकों ने अपना अपना जो मत दिया, अपना अपना विचार प्रस्तुत किए सिद्धांत के रूप में, उस बातों का आज हम लोग जानेंगे। और यह भी हम लोग जानेंगे जो आज हम लोग प्रकाश जो 20वीं सदी के क्षेत्र में तक जो प्रकाश जो व्यापक स्तर पर जो हुआ, 20वीं सदी में जो आगे प्रकाश का जो व्यापक जो अध्ययन किया गया और अभी का जो समय 21वीं सदी चल रहा है और 21वीं सदी में हम लोग जो है प्रकाश के जो विषय में इतने व्यापक बड़े पैमाने पर जो अध्ययन कर रहे हैं, उसका मुख्य श्रेय जो है न्यूटन काल से ही स्टार्ट होता है। न्यूटन काल से अगर चलिए हम लोग आज प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत के विषय में हम लोग जानते हैं। और प्रकाश का प्रमुख सिद्धांत अब हम लोग जो प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत के विषय में जानेंगे। और प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत अब यहाँ देखते होंगे, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आखिर यह सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत का मतलब हुआ सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय काल में अपना अपना विचार दिए प्रकाश के संबंध में। अब बात आता है जो प्रकाश के संबंध में इतने विचार क्यों आए, कैसे आए? तो देखिए, प्रकाश के संबंध में क्योंकि जब शुरुआती यानी कि आरंभिक काल जो प्रकाश एक ऊर्जा है, जब प्रकाश के विषय में रिसर्च चल रहा था, अध्ययन चल रहा था, तो उस समय के वैज्ञानिकों ने क्या किया? तो सबसे सर्वप्रथम न्यूटन ने पुराने उस न्यूटन से पूर्व के जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उनके विचारधारा को न्यूटन ने अध्ययन किया। उस आधार पर सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रकाश के विषय में एक्सप्लेन किया। तो उस आधार पर न्यूटन ने प्रकाश को एक कण के रूप में माना और कण के रूप में व्याख्या किया। इसलिए प्रकाश न्यूटन का कणिका सिद्धांत इसके नाम से इन्हें इस सिद्धांत को जाना जाता है। इसलिए न्यूटन ने बताया था जो प्रकाश एक कण के रूप में गमन करती है, प्रकाश एक कण है। और उस आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या को उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। लेकिन जब घटना घटा, जब नया उसके बाद की बात जब विवर्तन जैसे प्रकाश की विवर्तन जैसे घटना आई, विवर्तन की घटना जैसे घटी, तो उस आधार पर जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का अवधारणा हुआ। अब विवर्तन क्या होता है, विवर्तन के विषय में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। विवर्तन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत हुआ विवर्तन जो हुआ जब कोई किनारा होता है, तिरछी किनारा होता है, तिरछी का मतलब तो धारदार टाइप का किनारा होता है, उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश मुड़ जाती है। नहीं, प्रकाश को सीधे पड़ना चाहिए, लेकिन जैसे मान लीजिए ये धारदार है तो इस पे जो प्रकाश पड़ती है तो ये हल्का मुड़ जाती है। यह घटना जो है एक नए बात को उभर के ला दिया। और अपवर्तन के बाद देखा जो अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है, यहाँ तो कोई एक ही माध्यम हो, जब प्रकाश एक किनारे पर पड़ती है तो मुड़ जाता है। तो इस घटना ने एक तरंग सिद्धांत के विषय में एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरी बात यह आया जो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बिना माध्यम का वह गमन करती है। तो इस आधार पे भी तरंग के विषय में इसको एक्सप्लेन किया हाइगेज ने। और हाइगेज ने इस बात को साबित नहीं कर पाए, तो हर्ट्ज ने जस्ट इसके हाइगेज के सिद्धांत के 20 वर्षों के बाद अर्थात 1687 में जो हर्ट्ज ने इसके बातों को पूर्ण रूपेण एक्सप्लेन प्रायोगिक रूप से कर दिए। लेकिन उस समय न्यूटन का बोलबाला था, न्यूटन का वर्चस्व था, तो हाइगेज के बातों को वह दबा ही रहा। जब 20 वर्षों के बाद जो है हाइगेज के बाद जो है न्यूटन के सामने और विश्व के विद्वान वैज्ञानिकों के सामने उभर के आए और अंत में तरंग सिद्धांत का भी एक अवधारणा प्रकाश के विषय में माने जाने लगा। अब उसके बाद आता है जो तीसरा बात आया 1865 में जो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो यंग जैसे
वैज्ञानिक मैक्सवेल है। इससे पहले जो है विद्युत और चुंबक से संबंधित फैराडे का नियम जो आया था, और उस समय उस आधार पर मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय सिद्धांत घोषित किया। प्रकाश को जब देखा जो ध्रुवण के रूप में, जब प्रकाश के ध्रुवण की बात आई, प्रकाश के ध्रुवण की बात, तो उस आधार पर कुछ परिघटनाओं ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के एक्सप्लेन को मजबूर कर दिया, और मैक्सवेल ने इस बातों को एक सामने रखा। तो अब बात आता है जो ये तीनों, इससे पूर्व की बात प्रकाश की कणिका सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बातों को, एक नया बात अब इसमें जुड़ गया, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत। अब प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश के ध्रुवण की बात जब आई प्रकाश की बात, तो उसमें एक इससे पूर्व की बातों पर भी एक हलचल मच गया विद्वानों ने। अब तो प्रकाश विषय में और जागरूकता बढ़ गई, जो प्रकाश क्या है, इसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इस बातों पर अब और हलचल होने लगा। तो अंत में जब क्वांटम थ्योरी का खोज हुआ, यानी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का, क्वांटम थ्योरी का, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने 19वीं सदी में अर्थात 1900 ईस्वी में यह साबित करके रख दिया, जो प्रकाश जो है वह उसे हम एक कण के रूप में भी मान सकते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंग भी मानेंगे। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत, इस आधार पर ये दो इंपोर्टेंट बात आता है। इस आधार पर प्रकाश को जो है आधुनिक समय में व्याख्या किया गया, और उस समय आइंस्टीन ने इस बात को साबित कर दिए, जो प्रकाश जो होता है वह एक प्रकार की ऊर्जा है, कण वाले ऊर्जा है, जो गुच्छ के रूप में अंत में आकर प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत की जो व्याख्या हुई जो 19वीं सदी में अर्थात 1900 ईस्वी में, तो आइंस्टीन इस बात को साबित कर दिए, जो प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है, वह एक ऐसी ऊर्जा है जो छोटे छोटे कण के बंडल के रूप में जो है संक्षिप्त होती है, यानी कि गमन करती रहती है, जिसे द्रव्यमान रहित कण माना। उस कण का नाम फोटोन रखा, और आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के सूक्ष्म द्रव्यमान रहित अर्थात बिना द्रव्यमान वाले कण को उन्होंने फोटोन कहा। और फोटोन एक ऐसे कण होते हैं जिनमें द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान रहित अर्थात बिना द्रव्यमान वाले कण होते हैं। और इस आधार पर प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत की अवधारणा, लास्ट में प्रकाश के प्रमुख जितने भी सिद्धांत दिए गए, अंत में आके साबित जो है आइंस्टीन ने ही पूरे अवधारणा को एक इंड पोजीशन लगाया। उसके बाद प्रकाश के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी हो पाई। देखिए हम लोग यहाँ अभी तो हम लोग ने प्रकाश के सिद्धांत के विषय में हम लोग जो पढ़ाई किए, प्रकाश के सिद्धांत की जो इतनी बात की जो अवधारणा हम लोग जब देखे, और इतने वैज्ञानिकों का जो अपना अपना विचार था, और विचार के आधार पर अपना जो प्रकाश जिस आधार पर उन्होंने गुण को समझे, अध्ययन करके अपना अपना विचार प्रस्तुत किए, इन सभी विचारों से सबसे ज्यादा ये प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ही अभी के दौर में सबसे ज्यादा अध्ययन का एक सही साबित भी हुआ। इसके अलावा प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो है, प्रकाश एक तरंग है ही, ये तो नहीं प्रकाश एक तरंग है ही। और इन सभी विद्वानों के बातों को, विद्वान यानी कि वैज्ञानिकों के बातों को जो अंतिम रूप में प्रकाश को क्वांटम सिद्धांत जो है सही रूप से एक्सप्लेन हो पाया। क्वांटम सिद्धांत में हम लोग इस जितने भी ये सारी बात अभी देखे, जो अभी न्यूटन कणिका सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये सारी बात जो हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे 12th में, और उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए हम लोग जो है संक्षेप में हम लोग जो 10th स्तर के सिलेबस को देखते हुए हम लोग अब अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए अब सबसे पहली बात आता है 10th में हम लोग ये जानेंगे जो
प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, प्रकाश और मानव नेत्र का क्या संबंध है। तो हम प्रकाश है क्या इस आधार पर अगर हम कहते हैं तो एज ए 10th स्तर में, जूनियर सेक्शन के स्तर में हम लोग इसी बात को मानते हैं जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है। बात आता है इस आधार पर हम लोग प्रकाश को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन मैंने शुरू में ही बताया था लेक्चर के शुरू में प्रकाश की में, जो प्रकाश अनडिफाइन है, इसे हम ऊर्जा के रूप में एक गुण के आधार पर इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखिए, इसलिए मैं बोला प्रकाश अपरिभाषित है। आप क्या मानिएगा, कण मानिएगा कि तरंग मानिएगा, विद्युत चुंबक मानिएगा कि क्या मानिएगा इसको। तो इस आधार पर आप जो प्रकाश को एक सही रूप से डिफाइन परिचय नहीं कर पाइएगा, क्योंकि प्रकाश कभी तरंग भी है और कण भी है। तो फिर इस आधार पर किससे मानेंगे, इसलिए प्रकाश को द्विगुणित प्रकृति का माना जाता है, यानी कण भी और तरंग भी। इसलिए प्रकाश को द्विगुणित प्रकृति वाली ऊर्जा माना जाता है। इसलिए प्रकाश एक अद्भुत अदृश्य ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, अर्थात देखने की अनुभूति होती है। उसे हम प्रकाश मानते हैं एज ए 10th स्तर के जूनियर सेक्शन में। चलिए हम लोग उसी सेक्शन के आधार पर हम लोग अब जो अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रकाश और मानव नेत्र के बीच संबंध को जान लेते हैं। छोटी सी बात हम लोग लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट लाइक आप लोग ऐसा देखे होंगे, जो रात्रि के समय में जब लाइट ऑफ हो जाता है, अर्थात बिजली बंद हो जाती है, बिजली कट जाता है, तो उस दरमियान में जो पूरा रूम क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने के उपरांत आप कोई वस्तु को देख नहीं पाते हैं। और उसके बाद यदि आप कोई लैंप जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं या जो है बल्ब जलाते हैं इन्वर्टर का, तो आप उसमें देखते फिर प्रकाशमय हो जाता है, फिर हम वस्तु को देखने लगते हैं। तो इस पर यहाँ आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो ये प्रकाश गुल हो गया तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, फिर प्रकाश आता है तो हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। तो इसका मतलब हुआ जो है प्रकाश की उपस्थिति में हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। और एक यहाँ पर एक एग्जांपल और भी लिख सकते हैं। अब देखने की बात जब यहाँ आती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सामने की वस्तु हम देख लेते हैं और जस्ट हमारे पीठ के जो पीछे जो है या बगल की जो कोई वस्तु है आपके इस साइड में हो या इस साइड में, हम सही रूप से नहीं देख पाते। उसका रीजन यही होता है जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत के आधार पर हम वस्तु को देख पाते हैं। और इस बातों को हम सही रूप से, सटीक रूप से फिर से विस्तार पूर्वक प्रकाश के परावर्तन टॉपिक में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये जानते हैं मानव नेत्र और प्रकाश के जो बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को अभी एक एग्जांपल लिए, जो प्रकाश की उपस्थिति में हम कोई वस्तु को देख सकते हैं, बिना प्रकाश की उपस्थिति में नहीं देख सकते। इसका मतलब हुआ जो जिस प्रकार शरीर यानी कि बॉडी में से यदि जो प्राण, जिसको हम लोग जान कहते हैं प्राण, यदि प्राण अगर निकल जाए तो बॉडी नल लिविंग थिंग्स हो जाता है, अर्थात निर्जीव हो जाता है। जब इस बॉडी में जान होती है यानी कि प्राण होता है तो यह बॉडी वर्क के लायक कार्यफुल होता है, काम कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मानव के जो आंख होता है, नेत्र के लिए जो प्राण रूपी जो ऊर्जा होता है वह प्रकाश होता है। प्रकाश की उपस्थिति में ही मानव का नेत्र होता है वह कार्यफुल होता है, यानी कार्य कर सकता है। यदि प्रकाश न हो तो मानव नेत्र भी किसी भी कार्य का नहीं हो सकता है। समझ गए? अब एक चीज है, हम लोग यहाँ से अब जो मानव नेत्र और आंख के बीच के रिलेशन को हम लोग अच्छी तरह कॉन्सेप्ट से समझ ही गए हैं। जो प्रकाश
की उपस्थिति में मानव नेत्र वर्ग काम करता है, और मानव नेत्र तभी कार्यफुल होगा जब प्रकाश की उपस्थिति हो। तो इस आधार पे हम लोग जो है जो अब एक परिभाषा हम लोग जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और उसके प्रकाश के गुणों के विषय में इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छा से लेते हैं आगे। चलिए देखते हैं।